Hi everyone, welcome to BitSAS Academy. So in this lecture we are going to see the Kyoto Protocol under the United Nations Framework Convention on Climate Change. So इस लेक्चर में हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल को देखेंगे टू डील विद द क्लाइमेट चेंज और हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स है इन्वायरमेंटल जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं जैसे साइट्स एग्रीमेंट्स है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है और भी जितने भी इम्पोर्टेंट जो कन्वेंशंस है और प्रोटोकॉल्स है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वियना कन्वेंशन तो ये सभी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू उसको हम लोग कवर कर रहे हैं. सो इस लेक्चर में हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल को कवर करेंगे एंड द अपकमिंग लेक्चर्स में जैसे रामसार कन्वेंशन है साइट्स है तो ये सभी टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे और हम लोग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इन द इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जैसे हम उन्हें अभी ऑलरेडी कवर किया है IUCN ठीक है. फिर जितने UNEP UNDP और भी जितने इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होंगे अंडर दिस इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी उसको हम लोग कवर करेंगे और फिर जो हमारे जो कंट्रीज में जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जितने एक्ट्स जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट फिर और भी जितने इंपॉर्टेंट एक्ट्स होंगे जितने भी टॉपिक्स होंगे उसको हम लोग धीरे धीरे कवर कर लेंगे और हमारा स्टैटिक जो पोर्शन उसको भी कवर कर लेंगे और जो हम लोगों ने MCQs में स्टार्ट करी है तो आप उसको देख सकते हो. हम लोग जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के रोज लगभग 10 MCQs को देखते हैं ठीक है. सो उसके आप अपने जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हो आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो सो दैट यू आर एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स. सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सो दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी मनीष चौधरी and you can subscribe our channel BitSAS Academy to make your preparation for UPSC and many state PCS examination. सबसे पहले आप समझो कि क्योटो प्रोटोकॉल है क्या ठीक है. क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि एक्सटेंड करती है 1992 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. UNFCCC जो कि डील करती है विद द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम. तो आप अगर देखोगे तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के पहले भी बहुत सारे रीजनल ट्रीटीज हुई थी जो कि डील करती थी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम से ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम से लेकिन एक कंसेंसस नहीं बनी थी. ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक ऐसा पहला इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जो कि वर्ल्ड वाइड में जितने भी कंट्रीज हैं उनको एक पॉइंट में एक मतलब एक आप सोचो कि एक कन्वेंशन में लाता है कि जितनी भी कंट्रीज है वो टुगेदर एक्शन लेंगे अगेंस्ट दिस ग्रीन हाउस गैस क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम. इसका जो आप अगर एम देखोगे तो ये बेसिकली है रिड्यूस इमिशन गैस इमिशन reduce greenhouse gas emission based on the scientific consensus that global warming is occurring and that human made CO2 emission जो कि ड्राइव कर रही है ठीक है. तो इसी में भी बात बोली कि जो इसका एम है वो बेसिकली ग्रीन हाउस जितने भी इमिट होती है उनको क्या करना है उनके जो इमिशन उसको थोड़ा उसको रिडक्शन लाना है ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक कंसेंसस ठीक है. क्योंकि आप अगर देखो जो अभी क्या वर्ल्ड वाइड वो बेसिकली बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है जैसे ग्लोबल वार्मिंग ठीक है. जो हमारे सी लेवल से उनका राइज होना जितने भी हमारे जो बहुत सारे आइलैंड्स है वो क्या कर रहे हैं सबमर्ज हो रहे हैं ठीक है. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही जो हमारे जो आप अगर जो नेचुरल कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स को आप देखोगे तो उनके जो साइकिल वो स्पीड हो चुकी है. तुरंत ड्रॉट आती है तुरंत साइकिल्स आती है तुरंत मतलब जो नेचुरल कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हैं उनकी जो साइकिल होती थी वो बहुत ही रैपिडली इंक्रीज हो चुकी है. और अभी बहुत सारे आप प्रॉब्लम्स देखोगे तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग जो हमारा जो ओजोन है ग्रीन हाउस गैस इमिटेड होने से क्या होता है हमारा जो ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है जिसके कारण जो स्किन कैंसर के प्रॉब्लम्स हो रही है. हमारा जो इम्यून सिस्टम है उनकी जो प्रोडक्टिविटी वो रिड्यूस होती है. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड इन क्योटो जो कि जापान की एक सिटी का नाम है इन 1997 एंड इंटर इनटू फोर्स इन 2005 और देयर आर करेंटली 192 पार्टीज. कनाडा ने विड्रॉ कर लिया था फ्रॉम द प्रोटोकॉल ऑन दिसंबर 2012 ठीक है. मेनी अदर कंट्रीज लाइक आप अगर USA को देखो तो USA ने रेटिफाई नहीं करा है. कनाडा ने विड्रॉ कर लिया था इन 2012 में. क्योटो प्रोटोकॉल अप्लाइज टू 6 ग्रीन हाउस गैस लिस्टेड इन Annex A जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन निट्रस ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन PFC ठीक है एंड सल्फर हेक्सा फ्लोराइड. तो ये सभी जो 6 जो कि ग्रीन हाउस गैसेस है वो उसको कवर करती है. और भी बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस है लेकिन वो क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर नहीं है
ठीक है। जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो बेसिकली 6 ग्रीन हाउस गैस से ही डील करती हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन कंट्रीज हैं। जैसे आप देखो, जैसे लोकेशन कौन, क्योटो जापान में। साइन कब हुआ था? दिसंबर 1997 में। इफेक्टिव कब हुई थी? फरवरी 2005 में। ठीक है। सो प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसा कि आप जानते हो कि बहुत सारी इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स होती हैं वो बेसिकली बेस्ड होती है ऑन द बेसिस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें ये बात बोली जाती है कि जो गोल है, जिससे गोल क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है उसको रिडक्शन करना है। और भी जितने भी, जिससे ग्रीन हाउस गैस को क्या करना है, उनका जो प्रोडक्शन उसको इनको उनको डिक्रीज करना है, जो क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है उससे डील करनी है। लेकिन जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप देखोगे तो वी बेसिकली डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि हर नेशन के पास जो बर्डन होगा वो अलग अलग होगा एज पर देयर कैपेसिटी। अगर कोई डेवलप्ड कंट्रीज है, उसके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी है, उसके पास टेक्निकल नॉलेज है, तो उस पर बर्डन अधिक होगा, ना कि जो पुअर कंट्रीज है जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है और इंडियन साउथ एशियन कंट्रीज, सार्क कंट्रीज है। तो इनके ऊपर बर्डन कम होगी, क्योंकि आप अगर देखोगे तो बहुत सारे जो कंट्रीज है जो कि बहुत पहले ही इंडस्ट्रियलाइज हो चुके थे। जैसे आप यूरोपियन कंट्रीज को देखो, ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज को देखो, ये बहुत ही पहले ही इंडस्ट्रियलाइज हो गए थे। तो ये जो इन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है ये ग्रीन हाउस गैस को इन द क्लाइमेट। और जो क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम अभी इमर्ज हो रही है वो बेसिकली इन्हीं कंट्रीज का देन है। क्योंकि आप अगर इमिशन में भी आप देखोगे तो लगभग वर्ल्ड का 20% इमिशन अभी भी यूएस करता है। यूरोपियन यूनियन लगभग 17% करती है। चाइना अभी लगभग 13% वर्ल्ड का इमिशन करता है। और इंडिया देखोगे तो केवल 5% है। और इंडिया इकोनॉमी आप अगर देखोगे तो इंडिया का इकोनॉमी भी अभी तक इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी नहीं है। इंडिया का इकोनॉमी अभी भी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, क्योंकि 50% ज़्यादा जो पॉपुलेशन इंडिया की है वो अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है फॉर द लाइवलीहुड। तो बहुत सारे आप कंट्रीज ये देखोगे तो ये सभी कंट्रीज बहुत सारे प्रॉब्लम्स का भी फेस कर रही है, जैसे पॉवर्टी रिमूवल, हेल्थ, अदर भी जितने भी इश्यूज है। तो उनकी जो प्रायोरिटी है अभी, वो प्रायोरिटी अभी क्लाइमेट चेंज नहीं है, बल्कि उनकी प्रायोरिटी पॉवर्टी को खत्म करना है, हंगर को खत्म करना है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, जो इनइक्वालिटी है, इनकम इनइक्वालिटी है, जो कि सोशल इनइक्वालिटी है, उनको खत्म करना है। तो ये सभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। बहुत सारे जो आप देखोगे तो बहुत सारे, जैसे SDG गोल है, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030। तो इसमें जितने सारे गोल्स डिसाइड किए गए हैं वो बेसिकली गोल्स इन्हीं ये जो कंट्रीज है उन्हीं के लिए बनाए गए हैं। तो इनके लिए बहुत सारे गोल्स को अभी अचीव करना है। और ये जो डेवलप कंट्रीज है उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट ऑलरेडी कर चुकी हैं। तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वो इन डेवलप कंट्रीज में ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू developing countries and the least developed countries. So greatest emission reduction were seen in the former Eastern Bloc countries because of dissolution of the Soviet Union reduced the emission in the early 1990. Even though the 36 countries developed countries reduced their emission, global emission increased by 32% by 1990 to 2010. तो इसमें ये बात बोली गई कि जो ईस्टर्न ब्लॉक है, आप ये जो ब्लॉक देख रहे हो, पहले यूएसएसआर थी। तो ये यूएसएसआर थी, इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ इन 1991 में। और डिसइंटीग्रेशन के बाद हुए बहुत सारे जो कंट्रीज जैसे बेलारूस है और भी बहुत सारे कंट्रीज है, लातविया, तो बहुत सारी कंट्रीज यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया हो गई और बहुत सारे कंट्रीज अलग अलग हो चुके हैं। ठीक है, आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज को देखते हो। तो ये जो ईस्टर्न ब्लॉक में क्या करो, जो डिसइंटीग्रेशन हुई, तो यहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कि बहुत ही पीक में था वो अब धीरे धीरे रिड्यूस हो चुका था। तो इसके कारण क्या हुआ कि इमिशन जो कि ईस्टर्न ब्लॉक में था वो धीरे धीरे रिड्यूस हो गया। लेकिन इवन इफ जो यहाँ ईस्टर्न ब्लॉक में जो इमिशन कम हो चुकी थी, लेकिन आप अगर देखोगे तो 1990 से लेकर 2010 तक जो हमारा ग्लोबल इमिशन हुआ वो बेसिकली इंक्रीज ही हुआ है लगभग 32%। और प्रोटोकॉल फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड स्टार्टेड इन 2008 and in 2012 all 36 countries that fully participated in the first commitment period complied with the protocol. So इसमें जो आप अगर क्योटो प्रोटोकॉल में देखोगे तो ये बेसिकली दो चीज़ें इसमें होती हैं। पहला होता है फर्स्ट सेशन और दूसरा होता है सेकेंड सेशन। सेकेंड सेशन को हम लोग दोहा अमेंडमेंट भी बोलते हैं। तो फर्स्ट सेशन जो चली थी वो बेसिकली चली थी 2008 से लेकर 2012 तक, और इसमें लगभग 36 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा था। ठीक है, और उन्होंने बहुत सारे जो अपने जो कमिटमेंट की थी अंडर दिस क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैस की जो भी प्रोडक्शन से लेकर के उनको उन्होंने फुलफिल करा था।
फिर सेकेंड कमिटमेंट पीरियड वाज एग्रीड इन 2012 known as Doha Amendment to the Kyoto Protocol in which 37 countries have their binding target. ठीक है, तो जो सेकेंड जो सेशन स्टार्ट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं दोहा अमेंडमेंट, वो बेसिकली स्टार्ट होती है 2012 में, और इसकी पीरियड आप देखोगे 2012 से 2020, तो ये भी अब एंड हो चुकी है। और इसमें लगभग 37 कंट्रीज ने अपनी जो बाइंडिंग टारगेट ली थी, लेकिन बाद में बहुत सारे कंट्रीज थे जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन और ये जो कंट्रीज थे इन्होंने बाइंडिंग टारगेट से ली थी, लेकिन बहुत सारे जो कंट्रीज थे जैसे बेलारूस, आइसलैंड, कजाकिस्तान, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और भी बहुत सारे कंट्रीज थे, उन्होंने ये बात बोली थी कि ये जो फर्स्ट सेशन हुई थी उसमें जो भी उन्होंने कमिटमेंट करा था वो उसको तो फुलफिल करते हैं, लेकिन ये जो सेकेंड जो दोहा अमेंडमेंट हुई है इसमें जो भी प्रोविजंस हैं दे आर नॉट एबल टू कंप्लाई विद दिस second amendment or Doha Protocol, so they may withdraw from the Kyoto Protocol or not put into legal force the amendment which सेकेंड राउंड टारगेट। ठीक है, तो सेकेंड राउंड जो भी टारगेट की गई थी, तो ये जो कंट्रीज है बहुत सारे कंट्रीज ने इसको अपोज करा था और उन्होंने ये बात बोली थी कि चाहे तो वो क्योटो प्रोटोकॉल से विड्रॉ कर देंगे, चाहे तो वो ये जो लीगल फोर्स है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे टू डील विद द सेकेंड टारगेट, जो कि दोहा एग्रीमेंट में बोला गया था। नेक्स्ट आप देखोगे तो जापान, न्यूजीलैंड एंड रशिया हैव पार्टिसिपेटेड क्योटो फर्स्ट राउंड बट हैव नॉट टेकन एनी न्यू टारगेट इन द सेकेंड कमिटमेंट। ठीक है, तो एज अ सेट कि बहुत सारे कंट्रीज ने फर्स्ट राउंड में जो हुई थी उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करा था और उनके जो भी प्रोविजंस थे, उनके जो भी टारगेट्स थे उनको उन्होंने अचीव करने की कोशिश करी थी, लेकिन जो सेकेंड राउंड हुई थी जो कि दोहा एग्रीमेंट हुई थी उसमें बहुत सारे कंट्रीज ने इसको मानने से इनकार करा था, जैसे जापान, न्यूजीलैंड, रशिया। और आप अगर देखोगे तो विच आर द कंट्रीज विच इज़ नॉट द पार्टी ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल, तो उसमें कनाडा है, एंडोरा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को देखो इन्होंने रेटिफाई नहीं किया, एंड साउथ सूडान। तो ये 4 कंट्रीज है जो कि क्योटो प्रोटोकॉल की मेंबर्स नहीं है। सो एज पर दोहा अमेंडमेंट हाउ मेनी कंट्रीज हैव बीन बाइंडिंग टारगेट, सो 37 कंट्रीज है उनके बाइंडिंग टारगेट्स है। विच कंट्री विड्रॉ फ्रॉम द क्योटो प्रोटोकॉल इन 2012, तो कनाडा ने विड्रॉ करा था फ्रॉम द क्योटो प्रोटोकॉल इन 2012 में। एंड हाउ मेनी कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड दोहा अमेंडमेंट, सो दोहा अमेंडमेंट चूंकि मैंने बोला कि बहुत सारे कंट्रीज ने, चाहे उन्होंने ये बात उन्होंने कंडीशन रखी थी कि चाहे वो विड्रॉ कर देंगे फ्रॉम द क्योटो प्रोटोकॉल और या वो सेकेंड राउंड में जो भी टारगेट्स है उनको वो फुलफिल नहीं कर सकेंगे। तो बहुत सारे कंट्रीज ने चूंकि विड्रॉ करा था, लेकिन 135 कंट्रीज है उन्होंने एक्सेप्ट किया है दोहा एग्रीमेंट को। हाउ मेनी कंट्रीज हैव एक्सेप्ट द दोहा अमेंडमेंट टू एंटर इनटू फोर्स, सो लगभग 144 स्टेट्स है उन्होंने एक्सेप्ट किया है दोहा अमेंडमेंट ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, और हाउ मेनी कंट्रीज विद बाइंडिंग कमिटमेंट हैव रेटिफाइड द दोहा अमेंडमेंट, सो लगभग 37 कंट्रीज ने बाइंडिंग टारगेट्स लिए और उनमें केवल 7 कंट्रीज ने उसको रेटिफाई करा है। सो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, आप बहुत सारे अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को देखोगे जो कि क्लाइमेट चेंज से या अदर प्रॉब्लम से डील करती हैं, तो वहाँ एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है जो कि सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है और जितने भी डिसीजन वही लेती हैं। तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल में भी जो सबसे पावरफुल डिसीजन मेकिंग बॉडीज है वो बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। और ऑफिशियल मीटिंग ऑफ द ऑल कंट्रीज एसोसिएट विद द क्योटो प्रोटोकॉल कॉल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, तो जितने भी मेंबर्स है जो कि मेंबर है क्योटो प्रोटोकॉल को इनके मीटिंग्स को अटेंड करते हैं अंडर दिस क्योटो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और अगर इंडिया एंड क्योटो प्रोटोकॉल को देखोगे तो इंडिया हैज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट इन ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ठीक है, तो जो लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट है उसमें इंडिया को एग्जेम्पशन मिली है। रीज़न क्या है कि इंडिया अभी भी लेस डेवलप कंट्रीज है। आप अगर ग्लोबल में ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन में आप देखोगे तो इंडिया केवल 5% ही कंट्रीब्यूट करती है और इंडिया अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज है, उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं जैसे पोवर्टी, माल न्यूट्रिशन, हंगर, हेल्थ इनइक्वालिटी, सो और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन। तो ये सभी प्रॉब्लम्स मेजर प्रॉब्लम्स है इंडिया के सामने, तो उनको डील करने की ज़रूरत है, ना कि अभी क्लाइमेट चेंज पे इंडिया फुली फोकस्ड हो सकती है। सो इंडिया एम्फसाइज द डिफरेंशियल between the developed and developing nations concerning the burden of the responsibility for the climate action। तो इंडिया वो बेसिकली इम्फोसाइज करती है कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज वो एज पर देयर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है,
क्योंकि जो भी डेवलप कंट्रीज है, जो कि यूरोपियन कंट्रीज है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है, वो जाके ज़्यादा ही डेवलप कंट्रीज है, उनके पास फाइनेंशियल जो रिसोर्सेस है वो भी है, और उनके पास जो टेक्निकल जो नॉलेज होनी चाहिए वो भी है। तो उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ना कि जो भी लीस्ट डेवलप कंट्रीज है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है, सार्क कंट्रीज है। So India has successfully defended its obligation on socio-economic development by concurrently forcing developed countries to in the Annex 1 category to take more responsibility on curtailing greenhouse gas. So India ने स्ट्रेस करा कि जो भी डेवलप कंट्रीज है जो कि Annex 1 कैटेगरी में आती है, उनके पास पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितनी भी वो मेजर्स लेनी है टू कंट्रोल द ग्रीन हाउस गैस इमिशन, उसको ज़्यादा जो भी डेवलप कंट्रीज हैं उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो इंडिया एंड दोहा एग्रीमेंट को हम लोग देखते हैं। सो पार्टीज टू क्योटो प्रोटोकॉल एडॉप्टेड एन अमेंडमेंट टू क्योटो प्रोटोकॉल बाय डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 20 and 21 ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। द 8th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सर्विंग एज अ मीटिंग ऑफ द पार्टीज ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल दोहा। तो जैसे जानते हो कि जो क्योटो प्रोटोकॉल वो बेसिकली जो सेकेंड सेशन स्टार्ट हुई थी, वो स्टार्ट हुई थी 2012 से 2020 तक। और इसमें देखोगे तो अक्टूबर 2020 में लगभग 147 कंट्रीज ने अपना जो इंस्ट्रूमेंट है वो बेसिकली उन्होंने जो एक्सेप्ट करा है दिस दोहा एग्रीमेंट को, एंड देयरफॉर द थ्रेशोल्ड फॉर एंट्री इनटू फोर्स ऑफ द दोहा एग्रीमेंट हैज बीन मीट। ठीक है, तो जैसा आप जैसे जानते हो कि जो भी रेटिफिकेशन के लिए अगर कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होती हैं तो उसको कम इन फोर्स में आने के लिए सम नंबर ऑफ जो भी कंट्रीज है उनकी रेटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, उनका जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो चूँकि अक्टूबर 2020 में 147 कंट्रीज ने ये जो दोहा एग्रीमेंट को उन्होंने एक्सेप्ट करा है, सो इसके बाद उनके जो थ्रेशोल्ड है वो बन जाती है कि वो फोर्स में और दे कम इनटू फोर्स। ठीक है, so India has ratified the second commitment period of Kyoto Protocol to meet the emission target for the period 2012 to 2020. So India ने जो रेटिफाई किया है इस सेकेंड दोहा कमिटमेंट को, जो कि इसका टाइम पीरियड है 2012 से 2020 तक। और ये बेसिकली देखोगे तो अब ये जो दोहा एग्रीमेंट है वो भी अब ख़त्म हो गया, और अब जो पेरिस एग्रीमेंट जो कि 2015 में साइन हुई थी वो बेसिकली अब डील कर रही है विद दिस प्रॉब्लम ऑफ ग्रीन हाउस गैस। So India was the 80th country to accept the amendment, this Doha Protocol. So this is about this Kyoto Protocol। और हम लोग जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी में जो भी MCQs है उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसमें 10 क्वेश्चन हम लोग रोज देखते हैं। और आप ये जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज उसको भी हम लोगों ने कंप्लीट करा है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हो। और अपकमिंग लेक्चर्स में जो भी साइट्स हैं और भी इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं अंडर द इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, उसको हम लोग कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड सो थैंक यू।